हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड अप साइंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं नील बोर्स का एटॉमिक मॉडल। नील बोर्स ने अपना जो मॉडल दिया था इन्होंने 1913 ईस्वी में दिया था। नील बोर्स ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स एनर्जी लेवल में घूमता है, ठीक है। और देखिए इन्होंने कहा कि अलग अलग लेवल की एनर्जी जो है अलग अलग होती है, ठीक है, यहाँ तक। फिर इन्होंने कहा कि पहला लेवल के में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा फिक्स होगी, एनर्जी लॉस नहीं होगा। जैसे एनर्जी लॉस कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम रहा है और उसमें जितना एनर्जी है वो जो है उतना ही रहेगी, वो लॉस नहीं होगी, वो नाभिक में आकर के नहीं गिरेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने देखा। इसमें इन्होंने एक मिनट देखिए, इसमें जो है नील बोर्स ने रदरफोर्ड के त्रुटियों का अध्ययन किया और उसको दूर करते हुए इन्होंने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से अपना मॉडल प्रस्तुत किया और इन्होंने बताया कि नाभिक के चारों ओर ये नाभिक हो गया हमारा, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया और ये प्रोटॉन हो गया। तो नाभिक के चारों ओर चक्कर जो लगा रहा है इलेक्ट्रॉन और बीच में जो है नाभिक में जो है प्रोटॉन, इन दोनों के बीच जो है एक आकर्षण बल होता है, एक आकर्षण बल होगा। उस आकर्षण बल को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, अपकेंद्रीय बल के नाम से जाने। इन्होंने कहा कि वो अपकेंद्रीय बल है। तो यहाँ से हम एक चीज़ पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसको जो अगर मिलती है आकर्षण बल बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मिल रहा है वो उसको नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के वजह से मिल रहा है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि जब भी ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है बाहर चक्कर लगा रहा है और जब भी जो है इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से खींच के निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। और जब जो है इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर गया है, यहाँ पे देख रहे हैं, बाहर से अंदर जब जा रहा है तो ये जो है एनर्जी अपना छोड़ देगा, लेकर के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें ज़्यादा एनर्जी है। बाहरी सेल में जैसे जैसे ये सेल बढ़ता गया वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती गई, यही तो अभी यहाँ पे बताए थे इन्होंने। फिर देखिए क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल में घूमते हैं जिसमें एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, यहाँ तक। फिर कहें कि अलग अलग लेवल की एनर्जी अलग अलग होगी, सही बात है। के सेल का अलग होगा, एल सेल का अलग होगा, एम सेल का अलग होगा, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि पहले लेवल में जितने भी ऊर्जा रहेगी वह हमेशा फिक्स रहेगी। के में है वो फिक्स रहेगा, एल में वो फिक्स रहेगा। पहले लेवल में जितना है वो फिक्स रहेगा, 2 ही है तो 2 ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसमें हर एक ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहने की एक निश्चित सीमा होगी। कोई कमरा है तो उस कमरा में एक निश्चित सीमा में ही तो लोग रहेंगे, उसको फिक्स कर दिया। तो इन्होंने कहा कि हर कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहने की एक निश्चित सीमा होगी। जैसे पहला कक्षा में 2 दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 18 और चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि खास क्वांटिटी में ही इलेक्ट्रॉन सेल में रह सकते हैं, निश्चित क्वांटिटी में ही ये इलेक्ट्रॉन जो है रह सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑर्बिट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑर्बिट जो है बड़ा होता जाएगा। जैसे इसमें है नाभिक हो गया, ये हमारा एक सेल हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये जब ये बढ़ रहा है तो इसमें एनर्जी लेवल भी बढ़ रही है। वही कह रहे हैं जितनी बड़ी कक्षा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया। इन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा रहेंगे उसकी एनर्जी जो है उतना ही ज़्यादा होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन के लेवल हम लोग निकालते कैसे हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, हम कैसे फाइंड करेंगे कि
इस वाले सेल में के वाले में कितना है, तो इसके लिए एक फार्मूला दिया गया क्या, 2n²। यहाँ पे देखिए इसके लिए 2n² यहाँ पे दिया गया फार्मूला। 2n² से हम लोग निकालते हैं, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 2n² से हम लोग निकाल लें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब ये सेल है, सेल KLMN यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये लेवल है कितना हो रहा है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। और देखिए जब K में हम निकालेंगे तो N बराबर जो है यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 रखा गया है। ज़्यादा K में निकालेंगे तो N बराबर 1 रखेंगे, L में N बराबर 2, M में N बराबर 3, N में N बराबर 4 रखेंगे। तो देखिए पहला का निकाल रहे हैं 2n² से, इस वाले फार्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं, इस वाले फार्मूला से निकाल रहे हैं। 2 × n के जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर किए बराबर आ गया 2। मतलब इसमें मैक्सिमम के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब देखिए L में क्या है, 2 × यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे, 2n² होता है तो n बराबर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 बराबर कितने हो गया, ये 8 हो गया। यानी कि L में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है 8 गो रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए M में निकालेंगे तो 3, M में n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो 2 गुणे यहाँ पे कितना हो गया, ये 9 हो गया, बराबर कितना 18। n में हमारा आ गया 18। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे इसका n का भी। जब n का निकालेंगे तो 2 × n बराबर 4 है, इसमें 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 16 आ गया कितना, 32। तो n में जो है 32। इसी तरह जो है इसका ऑर्बिट जो है बढ़ता चलेगा। यहाँ पे n है तो O फिर आ जाएगा, फिर P आ जाएगा, फिर Q, R, इसी तरह यह बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे इन नील बोर्स जो है इनका जो मॉडल था वो पढ़ने और समझने के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ, पढ़ने और समझने के लिए। और इसी प्रकार नील बोर जो है रातों रात मार्केट में छा गए। 1922 ईस्वी में बोर्स को नोबेल प्राइज़ मिला, इनको नोबेल प्राइज़ मिला और ये मार्केट में छा गए। अब देखते हैं कि इन कुछ न कुछ तो त्रुटि हो गई इनमें, तो इनकी कमियां क्या थी। कमियां जो थी कि ये नील बोर्स के मॉडल से हम लोग जीमान इफेक्ट, एक जीमान इफेक्ट होता है, जीमान इफेक्ट और स्टॉक इफेक्ट को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यही इनकी कमियां थी। अब ये जीमान इफेक्ट और स्टॉक इफेक्ट होता क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। जीमान इफेक्ट में देखिए क्या होता है कि इन्होंने तो कह दिया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इन्होंने तो बता दिया कि ये एटम हो गया, एटम में नाभिक हो गया। अब जब इन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गतिशील रहने के कारण ऊर्जा स्तर में परिवर्तन होता है, जाहिर सी बात है यहाँ भी होगा। तो ये जब घूमेगा तो इसकी ऊर्जा अलग होगी, इसकी ऊर्जा अलग होगी। वही इन्होंने कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निरंतर गतिशील रहने के कारण ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है, इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता रहता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में भी परिवर्तन होता है। जिसके कारण जब इलेक्ट्रॉन की कक्षा में परिवर्तन होगा, इस कक्षा में परिवर्तन होगा तो स्पेक्ट्रम रेखा जो है स्पेक्ट्रम रेखा का निर्माण होता है। और यही स्पेक्ट्रम रेखा जब चुंबकीय, यही जो है स्पेक्ट्रम रेखा जब जो है चुंबकीय, ये स्पेक्ट्रम रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र में के संपर्क में आएगा तो वहाँ जो है स्पेक्ट्रम जो है, ये स्पेक्ट्रम जो लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन जो है विभाजित हो जाता है। स्पेक्ट्रम लाइन जो है हमारा वो विभाजित हो जाता है। इसी को हम लोग, इसी को कहते हैं जीमान इफेक्ट, इसी को जीमान इफेक्ट कहते हैं। और यही जब यही स्पेक्ट्रम रेखा ही, यही स्पेक्ट्रम रेखा जब आएगी कहाँ पे, विद्युत प्रवाह वाले क्षेत्र में, जो है विद्युत क्षेत्र में के संपर्क में आएगा तो वहाँ भी ये स्पेक्ट्रम लाइन जो है, स्पेक्ट्रम लाइन विभाजित हो जाएगा, वहाँ भी ये
स्पेक्ट्रम लाइन विभाजित होगा तब इसको वहाँ पे हम लोग स्टोक इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं, स्टोक इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं। आगे जो यही है कि इन्होंने बताया प्रोटॉन, ये देख लेते हैं हम। प्रोटॉन का खोज जो 1886 में हुआ था, इलेक्ट्रॉन का 1897 में जे थॉमसन ने किया था। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है वो 1897 से 98 में मिला, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल 1911 में। और नील बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है वो 1913 में था। यहाँ 22 में गलती लिखा है, 22 में इनको 1922 में इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर